अरे, तेरी बहू अब तक सो रही है और तू रसोई में नाश्ता बना रही है? क्या सरोज, तूने तो अपने को घर की मालकिन से नौकरानी बना लिया है। पर तू कर भी क्या सकती है? अपनी अपनी किस्मत है। हर किसी के नसीब में सुख थोड़े ही होता है। मेरी पड़ोसिन सुबह सुबह चीनी लेने आई और मुझे काम करता देखकर हमदर्दी जताकर चली गई। उसके जाने के बाद मैं फिर से अपने काम में लग गई, पर मन में कहीं पड़ोसन की बात खटकने लगी। मैं सोचने लगी कि पिछले 30 साल से यही तो कर रही हूँ। सुबह का नाश्ता, दोपहर को क्या बनना है, बाजार से क्या लाना है, बच्चों को क्या पसंद है, इसी में सारा दिन निकल जाता है। घर के बाकी कामों के लिए तो काम वाली बाई आती ही है। बस बच्चों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाने का मजा ही कुछ और है। मैं इन्हीं सोचों में डूबी ही थी कि मेरे हाथ से एक प्लेट गिर गई। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर मेरे पति अशोक जी ने रसोई में आकर मुझसे कहा, सरोज, जरा ध्यान से, बच्चे सो रहे हैं। हाँ हाँ, गलती से प्लेट गिर गई। मैंने तुरंत अपनी गलती मानते हुए प्लेट उठाकर ऊपर रख दी। आज से पहले भी छुट्टी वाले दिन सुबह चाय नाश्ता बनाते हुए कभी कोई बर्तन गिर जाता था तो अशोक जी यही कहते कि बच्चे सो रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना था कि तब मेरे बेटा और बेटी सो रहे होते थे और आज मेरे बेटा और बहू। आज रविवार था, इसीलिए बच्चे इतनी देर तक सो रहे हैं, वरना रोज तो 8 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तुम इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? इन्होंने रसोई में मेरे पास आकर पूछा। कुछ नहीं जी, आज रविवार है, अमन और शिखा की छुट्टी है, सोचा कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दूं, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। ओ अच्छा, फिर तो ठीक है, सुनो, मेरे लिए चाय बना दो। इतना कहकर ये अखबार लेकर बैठ गए। इनको चाय देकर मैं फिर रसोई के कामों में लग गई। 10:30 बजे अमन जगा तो चाय लेने रसोई में आया। माँ, 2 कप चाय बना दो, शिखा भी उठ गई है, बाथरूम गई है। और हाँ माँ, जल्दी तैयार हो जाओ, हम सब फिल्म देखने जा रहे हैं। मैंने पूछना चाहा कि चाय लेने शिखा क्यों नहीं आई और फिल्म का प्रोग्राम कब बना, पर तब तक अमन अपने कमरे में जा चुका था। अरे वाह, फिल्म, मजा आ गया। आज की छुट्टी का तो अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। सरोज, मैं तो चला नहाने, तुम मेरी वो नीली वाली कमीज जरा प्रेस कर देना। अशोक जी फिल्म की बात सुनकर खुश हो गए और गुनगुनाते हुए नहाने चले गए। मैं अभी रसोई में ही थी कि शिखा आ गई। आते ही बड़े अपनेपन से बोली, अरे मम्मी, आप अभी तक यही हैं? 12 बजे का शो है, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, चाय मैं बनाती हूँ। मम्मी, आप वो गुलाबी साड़ी पहनना, वो रंग आप पर बहुत अच्छा लगता है। अमन भी अब तक रसोई में आ गया था। शिखा, ये फिल्म का प्रोग्राम कब बना? देखो, मैंने नाश्ते की सारी तैयारी कर रखी है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही शिखा की जगह अमन बोल पड़ा। मम्मी, रात को शिखा ने प्रोग्राम बनाया और फिर इंटरनेट पर ही बुकिंग भी कर ली। अब प्लीज जल्दी चलो ना। मम्मी, ये नाश्ता हम डिनर में खा लेंगे। अमन ने मेरा हाथ प्यार से पकड़ा और कमरे तक ले आया। बचपन से ही मैं अमन को कभी किसी बात के लिए मना नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि जब उसने शिखा को पसंद किया था, तब भी मेरी मर्जी ना होते हुए भी मैंने हाँ की, ताकि अमन खुश रह सके। अमन जितना चुलबुला और बातूनी था, शिखा उतनी ही शांत थी। मुझे शादी के कुछ ही दिनों में महसूस होने लगा था कि शिखा अमन के ज्यादातर फैसले खुद ही लेती थी, चाहे वो किसी के घर डिनर पर जाने का हो या कहीं घूमने जाने का। खैर, उस दिन हम चारों ने नई फिल्म देखी, बाहर ही लंच किया और फिर खूब घूमे फिरे। फिल्म ठीक थी, पर रात को भी किसी ने खाना नहीं खाया और मुझे सारा नाश्ता अगले दिन काम वाली बाई को देना पड़ा। मेरी मेहनत खराब हुई और मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ दिन बाद पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली माधुरी के पोते का मुंडन था। मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। मैंने अशोक जी को फोन करके बता दिया कि घर पर ताला लगा हुआ है और मैं पड़ोस में जा रही हूँ। बच्चे तो रात को लेट ही आते हैं, इसीलिए उन्हें बताने की जरूरत नहीं समझी। मेरे वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद मेरे फोन पर शिखा का फोन आया। मम्मी, आप कहाँ हो? घर पर ताला लगा है, मैं आज जल्दी आ गई। अरे शिखा, तुम रुको, मैं आती हूँ। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंची तो देखा कि शिखा बुखार से तप रही थी। मैंने जल्दी से ताला खोला और उसे उसके कमरे में लिटा दिया। बुखार बहुत तेज था,
तो मैंने बर्फ के पानी की पट्टियां उसके माथे पर रख दी। थोड़ी देर बाद शिखा दवा खाकर सो गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो माधुरी, जिसका फंक्शन मैं अधूरा छोड़कर आ गई थी, मुझे मेरा पर्स लौटाने आई थी, जो मैं जल्दी में उसके घर ही भूल आई थी। क्या हुआ सरोज, तुम जल्दी जल्दी में निकल आई? माधुरी, जिसे मैं दीदी कहती हूँ, ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, बस दीदी, बहू घर आ गई थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। ये क्या बात हुई सरोज, तू भी कमाल करती है। अरे बहू घर जल्दी आ गई तो तू सब कुछ बीच में ही छोड़कर चली आई। अरे उससे कहती कि 2 घर छोड़कर माधुरी के घर में हूँ, आकर चाबी ले जा। सरोज, बुरा मत मानना, पर मैं कहे बिना नहीं रहूंगी। तेरी बहू को आए अभी से 2 महीने ही हुए हैं और तूने तो उसे सिर पर ही बैठा लिया है। मुझे देख, 2 बहुएं हैं मेरी, उनकी मजाल है कि कोई मुझे कुछ कह दे। सिर से पल्ला तक नहीं खिसकने देती मैं उनका। पर तू भी क्या करेगी, बेटे की पसंद है, सिर पर तो बिठानी ही पड़ेगी। माधुरी दीदी न जाने मुझे कौन सा ज्ञान बांटकर चली गई, पर उनके जाते ही मैं सोच में पड़ गई कि उन्होंने जो कहा वो ठीक ही था। हर लड़की को शादी के बाद अपने घर की जिम्मेदारियां भी समझनी होती हैं। ये क्या बात हुई कि मैं हर समय रसोई में लगी रहती हूँ? मुझे समझ क्या रखा है शिखा ने? दिमाग ये सब सोच ही रहा था कि तभी दिल ने कहा, पर अगर शिखा की जगह मेरी बेटी नीति होती, तब भी तो मैं सब कुछ छोड़कर आ जाती। दिमाग ने फिर से दिल की बात का विरोध किया, लेकिन बहुओं को तो घर का काम करना ही चाहिए। मैंने ठान लिया, शिखा के ठीक होते ही मैं उससे कहूंगी कि सुबह मेरे साथ रसोई में मदद कराया करे। दिल फिर से बीच में बोला, पर वो तो सुबह जल्दी जाती है और रात को देर से आती है, और मैं तो सारा दिन घर पर ही होती हूँ। मुझे सिर्फ खाना ही तो बनाना होता है, बाकी सारा काम तो काम वाली कर ही जाती है। बहू की मदद के बिना भी सब काम आराम से हो जाता है, फिर क्यों उस बेचारी को परेशान करूं? इसी पसोपेश में विचारों को एक और झटक कर मैं रात के खाने की तैयारी में जुट गई। मैंने सोचा कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए कुछ हल्का बना देती हूँ, और अमन के लिए बैंगन का भरता, उसे बहुत पसंद है। फिर दिमाग के किसी कोने से आवाज आई, 2-2 चीजें बनाने की क्या जरूरत है? बहू इतनी भी बीमार नहीं कि भरता ना खा सके। पर दिल ने दिमाग को डांट दिया, नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए हल्का ही खाना बनाती हूँ। रात को अमन शिखा के लिए खाना अपने कमरे में ही ले गया। मुझे लगा कि बहू की तबीयत कहीं ज्यादा खराब तो नहीं हो गई, इसीलिए मैं पीछे पीछे उसके कमरे में चली आई। देखा तो शिखा सोई हुई थी और खाना वैसा का वैसा ही एक और साइड टेबल पर रखा था। अमन लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मैंने अमन से पूछा, क्या हुआ अमन, शिखा ने खाना नहीं खाया? नहीं मम्मी, उसको नींद आ रही थी। मैं ये काम खत्म कर कुछ देर में खाना किचन में रखने आ ही रहा था। अब आप आ गई हो तो प्लीज ये खाना ले जाओ। ये कहकर अमन फिर से लैपटॉप पर काम करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक तो मैंने उसकी बीमारी को देखते हुए अलग से खाना बनाया और शिखा बिना खाए ही सो गई। माधुरी दीदी ठीक ही कहती हैं, मैं अपनी बहू के लिए कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ। मुझे शिखा की लगाम खींचनी ही पड़ेगी, वरना मेरी कद्र इस घर में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगले दिन सुबह मैं रसोई में काम कर रही थी, तभी शिखा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगी। जाते जाते बोली, मम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। शिखा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऑफिस क्यों जा रही हो? मैंने पूछा तो वो प्यार से बोली, मम्मी बहुत जरूरी मीटिंग है, टाल नहीं सकती। कल भी जल्दी आ गई थी तो काम अधूरा ही रह गया था। अपनी बात जल्दी से खत्म कर शिखा ऑफिस के लिए निकल गई। मुझे बहुत गुस्सा आया। ये कैसी लड़की है, अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं। घर में हर किसी को अपने तरीके से चलाना चाहती है। घर की कोई जिम्मेदारी तो समझती नहीं, ऊपर से घर को होटल समझ रखा है। पता नहीं मैं क्या क्या सोचती रही, फिर अपने काम में लग गई। काम खत्म करके मैं माधुरी दीदी के घर चली गई, जिनके पोते के मुंडन का कार्यक्रम मैं अधूरा छोड़ आई थी और इसी वजह से शगुन भी नहीं दे पाई थी। सोचा एक बार जाकर शगुन दे आऊं। मैं उनके घर पहुंची तो उनकी बहू ने बताया कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, वे अपने कमरे में आराम कर रही हैं। मैं उनके कमरे में ही चली गई। माधुरी दीदी पलंग पर लेटी थी और उनकी दूसरी बहू उनके पैर दबा रही थी।
मुझे देखकर उन्होंने अपनी बहू से कहा, चल छुटकी, आंटी के लिए चाय बना ला। उनकी एक आवाज पर ही उनकी बहू उठकर रसोई में चली गई। क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत खराब है क्या? मैंने पूछा। अरे नहीं, कल की थकान है बस। यूं समझ लो कि आज आराम करने का मन है मेरा। वो मुस्कुराते हुए बोली। तेरी बहू की तबीयत कैसी है? ठीक है दीदी, ऑफिस गई है। मैंने कहा। क्या, ऑफिस गई है? देखो तो जरा, कल तक तो इतनी बीमार थी कि 2 घर छोड़कर चाबी तक लेने नहीं आ पाई। फालतू में अपनी सास को दौड़ाया और आज ऑफिस चली गई। सब तेरी ही गलती है सरोज, तूने उसे बहुत ढील दे रखी है। अरे देख मेरी बहुओं को, मजाल है कि आवाज भी निकल जाए इनकी मेरे सामने। इतने में छोटी बहू चाय पकौड़े रख गई। माधुरी दीदी ने बात आगे शुरू की। देख सरोज, मैंने दुनिया देखी है। इन बहुओं को सिर पर बैठाएगी तो पछताएगी एक दिन। तेरे बेटे को तुझसे दूर कर देगी। वो लगातार बोले जा रही थी और मैं चुपचाप उनकी बातें सुने जा रही थी। उनकी बातें सुनकर मेरा सिर दर्द से फटने लगा था। वो बोल रही थी, सरोज, मेरी बहन भी तेरी तरह ही बड़ी सीधी है। आज देख उसकी हालत को, बहुओं ने पूरा घर अपने हाथ में ले लिया। मेरी बहन को तो बहुएं कुछ समझती ही नहीं, सब अपनी मर्जी की मालकिन बन बैठी हैं। ये कहते कहते उन्होंने चाय पीनी शुरू कर दी। उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। तनाव से मेरा सिर बहुत भारी हो गया। मैंने जैसे ही कप उठाया, चाय छलक कर मेरे कपड़ों पर गिर गई। अरे सरोज, आराम से जा, जल्दी से इसको पानी से धो ले, वरना साड़ी पर निशान पड़ जाएगा। दीदी के कहने पर मैं खुद को संभालकर बाथरूम की ओर चल पड़ी। बाथरूम की दीवार रसोई की एकदम साथ थी। बाथरूम में खड़े हुए मुझे रसोई में काम कर रही दीदी की बहुओं की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। वो आपस में बात कर रही थीं। देखा बुढ़िया को, कल सारा टाइम पसर कर बैठी थी और फिर भी थक गई। ये आवाज शायद छोटी बहू की थी, और नहीं तो क्या। पता नहीं कब तक ये बुढ़िया हमारा पीछा छोड़ेगी। पूरे घर पर कब्जा करके बैठी है। पता नहीं कब मरेगी। जल्दी ये मरे और हम घर का बंटवारा करके चैन की सांस लें। हाँ दीदी, आपके देवर भी यही कहते हैं कि तब हम कम से कम अपनी मर्जी से तो जी पाएंगे। इसके रहते तो हम खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। चल धीरे बोल और काम खत्म कर, अगर बुढ़िया ने सुन लिया तो बस। दोनों दबी आवाज में हंसती। उन दोनों की बात सुनकर मुझे मानो एक धक्का सा लगा। ये कैसी सोच थी उन दोनों की अपनी सास के लिए। पर ठीक ही था, दीदी ने कभी इन दोनों को अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना। हाय, मैं भी तो यही करने की सोच रही थी। घर पर अपना ऐसा भी क्या कब्जा करके रखना कि सामने वाला तुम्हारे मरने का इंतजार करता रहे। अगर मैं दीदी की बातों में आकर शिखा को बंधन में रखने की कोशिश करती तो घर की शांति ही खत्म हो जाती। और कहीं शिखा भी तो मेरे लिए ऐसा ही नहीं सोचने लगती। ना ना, बिल्कुल नहीं। शिखा तो बहुत समझदार है। क्या हुआ सरोज, दाग गया या नहीं? बाहर से दीदी की आवाज ने मुझे विचारों से बाहर निकाल दिया। मैंने तुरंत बाहर आकर कहा, हाँ दीदी, सब दाग निकल गए। मैंने मन में सोचा, साड़ी के भी और मन के भी। मैंने तुरंत घर आकर शिखा को फोन किया, उसका हालचाल पूछा और उससे जल्दी घर आकर आराम करने को कहा। फिर मैं रसोई में चली गई रात का खाना बनाने। तभी फोन की घंटी बजी। मैंने उठाया तो शिखा की मम्मी का फोन था। वो बहुत बहुत आभार जता रही थी कि मैं शिखा का इतना ज्यादा ख्याल रखती हूँ। उनकी बातों से मुझे पता चला कि शिखा ने मेरे बारे में उनसे बहुत तारीफें की हैं। मैंने उनसे यही कहा कि अगर शिखा की जगह मेरी बेटी नीति की तबीयत खराब होती तो क्या मैं ये सब नहीं करती। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैंने फोन रख दिया और फिर से रसोई के कामों में लग गई। आज शिखा के लिए अलग से खाना बनाते हुए मैंने एक बार भी नहीं सोचा। ऐसा लगा मानो कि अपनी बेटी की बीमारी से परेशान एक माँ उसके ऑफिस से घर आने का इंतजार कर रही हो ताकि वो घर आकर आराम कर सके।